सुप्रभात। आजिकार एही ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम शिक्षा संयोग को मु सिद्धार्थ दास विज्ञान शिक्षक सरकारी उन्नीत उच्च विद्यालय अमलापाली आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज मु मोर अन्य सहयोगी साधन कर्मी राधेश्याम साहा, सुशांत जोशी, मनोहर साहू, प्रणय किशोर मेहर, जिला साधन कर्मी नुआपड़ा तरफ आजिकार प्रसंगटी उपस्थापन करने को जाऊँगी। आज शिक्षा संयोग शिक्षण कार्यक्रम नवम श्रेणी जीव विज्ञान विषय अधिवेशन टी अटे। आजिकार अधिवेशन रे आमे जीवकोश और यार संगठन, कोश, कोशतत्व और कोशर विभिन्न अंगिका विषय आलोचना करिबा। आजिर कोड है IX SCL C1 L1। तुमे माने तुमर अभ्यास खाता और कलम धरी प्रस्तुत रह, आलोचना रे सक्रिय अंश ग्रहण कर। आज आमे पिला माने आज आमे कोशर गठन, कोशतत्व एवं कोशर विभिन्न अंगिका विषय आलोचना करिबा। प्रथमे जीवकोशर आकार और संगठन कार्यकारिता संबंध आलोचना कला बेले मन में प्रश्न उठे, जीवकोश गुड़िक देखा किपरि, यार आकार किपरि, पिंपुड़ीर कोश और हाथीर कोश मध्य कौन पार्थक्य अच्छी कि एगुड़िक एक प्रकार इत्यादि। 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक एक गछर बकड़ा को अणुवीक्षण यंत्र में देखी ताहार कोशगुड़िक महुफणा भली थिबार से देखिले। सही कोशगुड़िक से सेल बोली नामकरण कले। सेल अर्थ होची छोट कोठरी। एक कोशी जीव गोटे मात्र कोशरे गढ़ा, किंतु बहुकोशी जीवर कोश गठन में विविधता देखा जाए। एक कोशी जीव तथा एनिबा ता समस्त जीवन प्रक्रिया तथा परिचालन, श्वासक्रिया, रेचन, बुद्धि, प्रजनन गोटे कोशरे समाहित करिथिबा बेले बहुकोशी जीव मानकर निर्दिष्ट जीवन प्रक्रिया निर्दिष्ट अंग प्रत्यंग को नहीं समाहित होता है। प्रथमे 1831 मसीह रॉबर्ट ब्राउन द्वारा न्यष्टि, 1839 मसीह पोरकिंजिंग द्वारा आदिजीवक आविष्कृत है। एसबू को आधार करी 1839 सिल्डन और स्वान कोश सिद्धांत वर्णना कले। पुणी 1855 मसीह भिर्जो कहिथिले जे कोश विभाजनक्षम और नूतन कोशर सृष्टि सर्वदा एक पूर्व कोशर संभव होता है। कोशर आयतन साधारणतः माइक्रोन रे मपाए। पिलाए 100 माइक्रोन रु कम आकार विशिष्ट पदार्थ आमर सुस्थ आखि को देखा जाए नहीं। एणु यह देखापी अणुवीक्षण यंत्र आवश्यकता पड़ी थाए। एणुकरी कोश एत छोट सेगुड़िक खाली आखि देखा जाए नहीं, एगुड़िक माइक्रोस्कोपिक बोली कहुए। एणु एम देखापी अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य नहीं था। बीजाणु कोश खूब छोट, मात्र 0.1 रु 0.5 माइक्रोन। से एक कोशी खाली आखि को देखा जाती नहीं, किंतु गोटे अंडार कोश खाली आखि को देखा जाए। बैक्टेरिया और नीलहरित शैवाल कोश प्राग्न्यस्टीय कोश होता बेले आदि प्राणी अन्य समस्त प्राणी और उद्भिद कोश सुन्यष्टीय अटे। जेकोसी सुन्यष्टीय कोश को अणुवीक्षण यंत्र देखिले से 3टी अंश आम देखिपर। प्रथमटी है कोश झिल्ली बा कोश भित्ति, द्वितीयटी है कोश जीवक और तृतीयटी है कोशर प्राय केन्द्र स्थान में न्यष्टि। वर्तमान आम देखा ये जीवकोशर बाहर अंश, यहाँ कोश झिल्ली बोली कहगला एवं कोशर केन्द्र में गोटे गोलाकार सुस्पष्ट अंगिका यहाँ न्यष्टि बोली कहगला एवं कोश झिल्ली और न्यष्टि मध्य किसी तरल बा अर्धतरल स्वच्छ रस रही। रस अन्य अंगिका गुड़िक भी भाषमान अवस्था रही। यहाँ कोश जीवक साइटोप्लाज्म बोली कहुए। तेबे कोशर मुख्यतः 3टी अंगिका, कोशर मुख्यतः 3टी अंश एठाने आम आलोचना करवा। प्रथमटी है कोश झिल्ली बा कोशर आवरण, ताको आम प्राणी कोश कोश झिल्ली बोली कहू और उद्भिद कोश कोश भित्ति बोली कहू। द्वितीयटी है कोश झिल्ली और न्यष्टि मध्य स्वच्छ तरल बा अर्धतरल पदार्थ जो अन्य अंगिका गुड़िक भाषमान अवस्था है कहूँ कोश जीवक बा साइटोप्लाज्म। कोश जीवक बा साइटोप्लाज्म मन रख बेले यह एक स्वच्छ तरल बा अर्धतरल पदार्थ है। अनेक गुड़ी अंगिका भाषमान अवस्था
तापरे तृतीयटी है न्यस्टी बा न्यूक्लियस कोषर प्रायत मध्यस्थल में एक गोलाकार सुस्पष्ट अंगीकार होती न्यस्टी बोली कहुए। वर्तमान आम आज कोष झिल्ली कोष भित्ति और कोषर अन्य अंगीकार विषय परिचित होगा। प्रथम आम आलोचना करवा कोष झिल्ली। कोषर उपादान गुड़ी आबद्ध कर रखुवा यही आवरण को कोष झिल्ली बोली कहुए। कोष को एक निर्दिष्ट आकार प्रदान करें। यही कोष झिल्ली छिद्रयुक्त अटे बा पोरस अटे। यही छिद्र कोष झिल्ली छिद्रटी कोष बाहर भीतर को एवं भीतर बाहर को किसी पदार्थ आदान प्रदान घटी थाए। मन रखिए बृहत चर्चागुड़िकर आदान प्रदान साधारणतः यही पोरस बा छिद्र दे जा संभव हो न थाए, किंतु केतेक क्षुद्र अणुगुड़िकर आकार जो आकार अति क्षुद्र से अणुगुड़िकर केवल बाहर भीतर को एवं भीतर बाहर को जीवा संभव होता है। एणुक कोष झिल्ली को एक अर्धपारगम्य झिल्ली बा सेमी पारगम्य मेम्ब्रेन बोली कहुए। कहीं सेमी पारगम्य मेम्ब्रेन बोली कहगला अर्धपारगम्य झिल्ली बोली कहगला कारण बृहत अणुगुड़ी को कोष झिल्ली बाहर भीतर को भीतर बाहर को जीवा दिए ना, केवल निर्दिष्ट आकार अणुगुड़िकर यातायात केवल संभव होता है। तेणुक कोष झिल्ली को अर्धपारगम्य सेमी पारगम्य मेम्ब्रेन बोली कहगला। यह व्यतीत कोष झिल्ली मध्य कोष विभिन्न पदार्थ गुड़िकर बाहर भीतर को और भीतर बाहर को यातायात संभव होता है। विसरण परासरण सक्रिय परिवहन प्रक्रिया द्वारा संभव होता है। मन रखिए कोष भितर अंगारकाम्ल सांद्रता अधिक थाए और कोषर बाहर अंगारकाम्ल सांद्रता कम थाए। एणु एठारे विसरण प्रक्रिया संपादित होता है। वर्तमान आम आलोचना करवा उद्भिद कोष विषय। प्राणी कोषर जमी बाहर आलोचना कले ठीक सेमती उद्भिद कोषर बाहर एक दृढ़ आवरण रही कोष भित्ति बोली कहुए। कोष भित्ति बोली कहुए। तीन परस्थ विशिष्ट अटे। प्राणी कोष आम कोष झिल्ली कथा आलोचना कले कि उद्भिद कोष आम आलोचना करूँ। बाहर आवरण यार कोष भित्ति अटे किंतु यार भीतर को कोष झिल्ली भली एक आवरण रही। तेरे कोष भित्ति सेलुलोज और हेमिसेलुलोज भली पदार्थ में गढ़ा। यह कोष को निर्दिष्ट आकार प्रदान करे। उद्भिद कोष को निर्दिष्ट आकार प्रदान करे। ठीक से प्राणी कोषर बाहर आवरण कोष झिल्ली यह लिपोप्रोटीन में गढ़ा। लिपो अर्थात लिपिड्स बा स्नेहसार एवं प्रोटीन अर्थात पुष्टिसार। प्राणी कोषर बाहर आवरण कोष झिल्ली स्नेहसार एवं पुष्टिसार को नहीं गढ़ा। उद्भिद कोषर बाहर आवरण सेलुलोज एवं हेमिसेलुलोज भली पदार्थ में गढ़ा। मन रखिए कोष भित्ति तीन स्तर विशिष्ट अटे और यह मृत अंश अटे। उद्भिद कोषर यह मृत अंश अटे। कोष भित्ति मृत अंश अटे एवं आम जो कोष भित्ति कथा आलोचना करुचे बैक्टेरिया कोषर उद्भिद कोष भली कोष भित्ति थाए। वर्तमान में आलोचना करवा कोष जीवक। कोषर द्वितीय अंश कोष जीवक। कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म कौन कोष झिल्ली और न्यस्टी मध्य तरल बा अर्धतरल पदार्थ यह स्वच्छ अटे। यहाँ कोष जीवक बोली कहू। यही कोष जीवक अंगिका गुड़िक सब स्थिर रहती एगुड़िक गतिशील अटंती। वर्तमान यही कोष जीवक अंगिका गुड़िक विषय में आलोचना करवा। यह एक प्राणी कोष। प्राणी कोष रही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये थाक थाक भली लड़िका सदृश प्राणी कोष में देखा जाए गोटे स्वतंत्र अंग जहाँ को आम सेंट्रोजोम बोली कहू। यह कोष विभाजन में साहाय्य करे। पुणी कोष रस मध्य क्षुद्र दानादार अंगिका गुड़िक रही। यही क्षुद्र दानादार अंगिका गुड़िक राइबोसोम बोली कहुए। यह व्यतीत केतेक गोलाकार थड़ी चेप्टा नड़ी सदृश केते अंगिका रही। यही गोलेजी पिंड बोली कहुए। व्यतीत कोष रस मध्य किसी प्रोटीन फिलामेंट थाए। प्रोटीन फिलामेंट प्रोटीन फिलामेंट गुड़ी प्रोटीन फिलामेंट गुड़ी
ଆକ୍ଟିଭ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ଗଢ଼ା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ମଧ୍ୟ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଝିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗିକା ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଭଳି ଏହି କୋଷରେ ମଧ୍ୟ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ ରହିଛି, ରସଧାନୀ ରହିଛି। ମନେ ରଖିଲେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରସଧାନୀ କିମ୍ବା ରସଧାନୀ ଆଦୌ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ବିରାଟ ରସଧାନୀ ଥାଏ। ତାପରେ ଗଲଜୀବଟି ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଗଲଜି ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ତାକୁ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଜ ବଣ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲମ୍ବା ଚେପା ନଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ। ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ପାଖାପାଖି 6 ରୁ 8 ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ବୋଲି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଲାକାର ଥଳି ଚେପା ନଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗଳ୍ଜିପିଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଗଳ୍ଜିପିଣ୍ଡକୁ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ପରି ଏହି କୋଷରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଲାକାର ଅଙ୍ଗିକା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଲାକାର ଅଙ୍ଗିକାକୁ ରାଇବୋସୋମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଏକ ଗୋଲାକାର ବୃହତ ରସଧାନୀ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ରସଧାନୀ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ରସସ୍ଫୀତ ଏହି କୋଷର ଆକାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଲବକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଲବକ ଏହି ଲବକ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରେ। ଲବକ ନଥିବାରୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗିକା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କୋଷରେ 5 ରୁ 8 ସଂଖ୍ୟାକ ଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଦେଖ ମିଳେ ଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ। ଏହାର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନାଦାର ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି। ଏହି ଦାନାଦାର ଅଙ୍ଗିକାକୁ ରାଇବୋସୋମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକର କୋଷ ଝିଲ୍ଲିରେ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତାର ରାଇବୋସୋମ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ଅମସୃଣ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକର କୋଷ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଇବୋସୋମ ଲାଗିନଥାଏ ତାକୁ ମସୃଣ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବା ଏହାକୁ ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ବା ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏସିଆର। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯାହାର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଇବୋସୋମ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ବା ଆରିଆର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିଲେ ଯାହାର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଇବୋସୋମ ଲାଗିଥାଏ ବା ସେହି ଅମସୃଣ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବା ମସୃଣ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ନଳିକା ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଷଜୀବକର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆବରଣର ବାହାର ସ୍ତରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ କୋଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଦେଇ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ରାଇବୋସୋମର ସଂଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରାଯାଏ। ଯାହାର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଇବୋସୋମ ଲାଗିକିରି ଥାଏ ଏ ରାଇବୋସୋମ, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନାଦାର ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାଇବୋସୋମ। ଯାହାର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଇବୋସୋମ ଲାଗିକିରି ଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକକୁ ଅମସୃଣ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ ଯାହାର ବାହାର ପଟ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଇବୋସୋମ ଲାଗିନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମସୃଣ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ ବୋଲି କହୁ। ହେଲେ ଅମସୃଣ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମସୃଣ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଦାର୍ଥର ପରିବହନ, ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥର ବିପାକ କରିବା
ଏବଂ କୋଷଝିଲ୍ଲି ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଷର କଙ୍କାଳ ସଦୃଶ ଅଟେ। କୋଷକୁ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ପିଲାଏ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ କୋଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି କେବଳ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବକ ଜାଲକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଗୋଲ୍ଗି ବଡି